जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए, और अगर सरकार उनको कहेगी फिर से हम मेरी बात समझ गए? क्या सबके साथ मर्डर हो जाता है? क्या सारी बहुएं जला के मार दी जाती? हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पाहुजा लॉ एकेडमी में। मेरा नाम है शिवानी चौधरी और आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसको लेकर बच्चों में कन्फ्यूज़न रहता ही रहता है, जिसका नाम है प्रीविटी टू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इसको हिंदी में बोला जाता है संविदा संबंध। यहाँ से हम दो टॉपिक उठाते हैं, दो सिद्धांत हम पढ़ते हैं, एक तो संविदा संबंध और एक पढ़ते हैं प्रतिफल संबंध। इसको इंग्लिश में बोला जाता है प्रीविटी टू कॉन्ट्रैक्ट और प्रीविटी टू कंसीडरेशन। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है मेंस में कई बार कि प्रीविटी टू कॉन्ट्रैक्ट है क्या और प्रीविटी टू कंसीडरेशन क्या है, और इंडिया में क्या ये दोनों सिद्धांत लागू हैं या नहीं, और अगर लागू है तो किन शर्तों के साथ। तो इसी को ही आज हम बहुत इजी वे में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम संविदा संबंध का सिद्धांत यानी प्रीविटी टू कॉन्ट्रैक्ट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो नाम है टॉपिक का संविदा संबंध का सिद्धांत, जिसको हम बोलते हैं प्रीविटी टू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब ये है क्या, किसको कहा जाता है प्रीविटी टू कॉन्ट्रैक्ट? तो देखिए, जब आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ते हो, जो कि आप जब एलएलबी में होते हो तब भी पढ़ते हो, जुडिशरी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर सभी जुडिशरी में आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब दो पक्षकारों के बीच में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या है, दो पक्षकारों की जरूरत है। सपोज करो एक ए है और एक बी है, दोनों के बीच में क्या हुई है, कोई संविदा हुई है। ठीक है, सपोज करो ए ने ऑफर दिया और बी ने क्या किया, उसको स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दोनों क्या हैं, ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट के पक्षकार हैं, संविदा के पक्षकार हैं। ठीक है, तो प्रीविटी टू कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता है? प्रीविटी टू कॉन्ट्रैक्ट ये कहता है कि देखो, जब दो लोगों के बीच में कोई संविदा होती है तो वो दोनों ही उस संविदा को लागू करा सकते हैं। कोई तीसरा पक्षकार कौन, जो संविदा का पक्षकार नहीं है, वो उस संविदा को लागू भी नहीं करा सकता है। सीधी सी और सिंपल सी ये बात है। ठीक है, जैसे ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ और बी ने क्या कर दिया, संविदा को भंग कर दिया। अब सीधी सी बात है, जब हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ते हैं तो भंग करने पर ए क्या कर सकता है, वाद ला सकता है। ठीक है, प्रतिकर मांग सकता है या फिर उसके पालन की डिमांड कर सकता है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिमांड कर सकता है। तो यहां पर बात ये आती है, क्या इनके अलावा कोई थर्ड पर्सन भी कॉन्ट्रैक्ट को लागू कराने की बात कर सकता है? तो आंसर है नहीं, और इसी को कहा जाता है प्रीविटी टू कॉन्ट्रैक्ट। आइए समझते हैं इसको, इंग्लिश में क्या रूल है और भारत में क्या है। अब देखिए, ये जो मैंने आपको बताया ये क्या है, ये सामान्य नियम है। जनरल रूल ये है कि संविदा के पक्षकार ही उसको लागू कराएंगे, कोई थर्ड पक्षकार उसको लागू नहीं कराएगा। इसमें अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो ये है, लेकिन इंग्लैंड में एक केस आया था, केस का नाम है दत्तन बनाम पूल। क्या नाम है? दत्तन वर्सेस पूल का ये केस है। ठीक है, काफी पुराना केस है, 1677 का ये केस है। और पहली बार जब ये डिसीजन आया तो इसमें ये था, ये हेल्ड किया गया कि थर्ड पक्षकार भी क्या कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट को लागू करा सकता है। देखिए, प्रीविटी टू कॉन्ट्रैक्ट को समझना है तो शुरू से लेके चलना पड़ेगा। ये कब का है? तो देखिए, काफी पुराना केस है 1677। इसमें क्या होता है, एक पिता, ठीक है, घर के आंगन में कुछ पेड़ लगे होते हैं, इन पेड़ को क्या करना है, बेचना चाहता है। ठीक है, बेचना चाहता है। क्यों बेचना चाहता है? क्योंकि इनकी एक पुत्री है और इनका विवाह के लिए खर्चे के लिए क्या करना है, पेड़ों को बेचना है। लेकिन ये जो पिता है, इनके कुछ पुत्र भी हैं। एक इनका पुत्र बोलता है कि भाई आप पेड़ मत कटवाइए, बेटी की शादी में जो खर्चा होगा वो हम उसे देंगे। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट किस किस के बीच में हो रहा है? यहाँ पे पिता ने क्या कहा कि पेड़ को नहीं कटवाना, क्योंकि
आप जब कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो कॉन्ट्रैक्ट कुछ करने के लिए और उससे विरत रहने के लिए भी हो सकता है। यानी कि अगर आप किसी कार्य को करने से रोकते हो तो वो रुकना भी क्या हो जाएगा, प्रतिफल हो जाएगा। तो यहाँ पुत्र ने ऑफर दिया कि आप पेड़ मत कटवाइए, तो यहाँ इनका पेड़ न कटवाना क्या है, प्रतिफल है। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं, प्रतिफल के बदले में कि पुत्री की खर्च, मतलब जो इनकी बहन है उसके शादी में जो भी खर्च होगा वो खर्च इनके द्वारा दिया जाएगा। तो यहाँ एक संविदा बन गई। ठीक है, लेकिन बाद में होता क्या है, जब पुत्री की शादी का समय आता है तो ये जो पुत्र हैं ये क्या करते हैं, शादी का खर्चा देने से मना कर देते हैं और पिता की हो चुकी होती है तब तक डेथ। तो यहां पर वाद कौन लाता है, तो यहां पर वाद पुत्री के द्वारा लाया जाता है। ठीक है, तो यहां पर जो पुत्र हैं उनके द्वारा तर्क दिया जाता है कि क्योंकि संविदा तो हमारे और पिताजी के बीच में हुई थी, तो यहां पर जो पुत्री है यानी कि उनकी जो बहन है वो तो संविदा के पक्षकार थी ही नहीं, तो वो उसको लागू भी कैसे करा सकती है। तो यहां पर जो कोर्ट है उन्होंने बहुत अच्छा डिसीजन दिया था और उन्होंने कहा कि अगर कोई संविदा किसी के फायदे के लिए हुई है तो जिस व्यक्ति के बेनिफिट के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो उसको लागू करा सकता है। यानी कि दत्तन बनाम पूल के केस में थर्ड पक्षकार भी क्या था, थर्ड पार्टी भी कॉन्ट्रैक्ट का पालन करा सकती थी, ये रूल आया। ठीक है, लेकिन इसके बाद एक और केस आता है, काफी समय बीत जाता है और एक केस आता है 1861 में जिसका नाम था ट्विडल बनाम एटकिंस। इंपोर्टेंट केस है, प्री में भी कई बार पूछा गया है। ठीक है, ट्विडल वर्सेस एटकिंस। ठीक है, 1861 का केस है। देखिए काफी समय बाद फिर से ये चर्चा में आया और इस केस में क्या कर दिया गया, जो दत्तन बनाम पुल का केस था उसको ओवर रूल्ड कर दिया गया और ये कहा गया कि संविदा को लागू सिर्फ संविदा के पक्षकार ही करा सकते हैं, कोई तीसरा पक्षकार उसको लागू नहीं करा सकता, बस बेशक वो जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो वो उस तीसरे पक्षकार के लाभ के लिए क्यों ना हुआ हो। ठीक है, तो क्या कहा गया इस केस में, इस केस में कहा गया कि जो संविदा के पक्षकार हैं, संविदा के जो पक्षकार हैं वो ही क्या करा सकते हैं, उसको लागू करा सकते हैं। और इसी सिद्धांत को, इसी बात को क्या कहा गया, संविदा संबंध का सिद्धांत कहा गया। संविदा संबंध का सिद्धांत इसको कहा गया। ठीक है, यानी कि प्रीविटी टू कॉन्ट्रैक्ट इसको कहा गया। क्लियर है? तो अगर एक शब्द में आपसे पूछे कि प्रीविटी टू कॉन्ट्रैक्ट क्या है, तो प्रीविटी टू कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि जो संविदा के पक्षकार हैं वही उसका पालन कराएंगे, थर्ड पर्सन नहीं। किस केस में इस सिद्धांत को लाया गया, तो ट्विडल बनाम एटकिंस के केस में इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया कि जो पक्षकार हैं वही क्या करेंगे, उस संविदा का पालन करेंगे। कई बार पूछा गया है कि प्रीविटी टू कॉन्ट्रैक्ट किस केस की देन है, तो ट्विडल बनाम एटकिंस केस की ये देन है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि संविदा के पक्षकार ही इसको लागू करेंगे, कोई और व्यक्ति इसको लागू नहीं करेगा। उसके बाद कई केस आए, जैसे एक केस डनलप न्यूमेटिक टायर कंपनी बनाम सेल्फ्रिज एंड कंपनी का था। ठीक है, इसमें भी क्या किया गया, ट्विडल बनाम एटकिंस में जो सिद्धांत लाया गया, संविदा संबंध का सिद्धांत, उसको लागू किया गया और सेम बात कही गई कि भाई क्या है, जो संविदा के पक्षकार हैं वो ही उसको लागू करा सकते हैं, तीसरा पक्षकार संविदा को लागू नहीं करा सकता। हालांकि अगर हम डट्टन बनाम पूल के केस को देखें तो काफी अच्छा डिसीजन उसमें आया था, लेकिन इन केसेस के बाद इन डिसीजन की क्या की गई, आलोचना की गई। ठीक है, लोक कमेटी ने भी सिफारिश की कि ये जो सिद्धांत है इसको हटा देना चाहिए। ठीक है, इसको एज इट इज लागू नहीं करना चाहिए, इसको हटाने की सिफारिश की, परंतु इसको अभी भी ये लागू होता है। लेकिन अगर हम वर्तमान स्थिति को देखें तो वर्तमान में स्थिति थोड़ी सी चेंज हुई है।
ठीक है। तो ये क्या है, ये इंग्लैंड का है। सबसे पहले डट्टन बनाम पूल का केस, जिसमें क्या था कि थर्ड पक्षकार उसको लागू करा सकता है, लेकिन एटकिंस के केस में कहा कि नहीं, जो पक्षकार है वही उस कॉन्ट्रैक्ट को लागू करा पाएंगे, तीसरा पक्षकार नहीं। और इसी को ही क्या कहा गया, प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट कहा गया। उसके बाद डनलप न्यूमेटिक टायर कंपनी एंड सेल्फ्रिज कंपनी का केस था, उसमें भी इसको प्रतिपादित किया गया, उसका अनुसरण किया गया। अगर हम अब भारत की स्थिति देखें, ठीक है, भारत की अगर हम इसमें स्थिति देखें तो भारत में प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट यानी कि संविदा संबंध का सिद्धांत जो है वो रिटन में कहीं नहीं है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कहीं पर भी आपको ये सिद्धांत नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, न्यायालय के द्वारा ही इसको स्वीकार किया गया। हालांकि अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में भी यही सामान्य रूल है। देखिए याद रखिएगा, मैं यूज कर रही हूं सामान्य शब्द का, यानी कि इंडिया में भी जनरल रूल ये है कि अगर दो व्यक्तियों के बीच में कोई संविदा हुई है तो तीसरा पक्षकार उसका पालन नहीं कराएगा। ठीक है, इसके लिए एक इंडिया का केस है, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, जमुना दास बनाम रामावतार। केस का नाम क्या है, जमुना दास बनाम रामावतार। ठीक है, 1911 का ये केस था और इस केस में सेम वही बात दोहराई गई थी कि यहां पर यानी कि जो संविदा के पक्षकार है वही उसको पालन कराएंगे, कोई अन्य व्यक्ति नहीं। इस केस में क्या हुआ था, इस केस में ए व्यक्ति क्या करता है, अपनी प्रॉपर्टी बंधक रख देता है, किसके पास, बी के पास, और उससे कुछ धन उधार ले लेता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए सपोज करो 10,000 रुपए इसने क्या करा, उधार लिए। ठीक है, अब देखो मॉर्गेज की हुई प्रॉपर्टी को आप सेल कर सकते हो, तो ये क्या करता है, ए इस प्रॉपर्टी को सी को बेच देता है, ठीक है, सेल कर देता है, लेकिन सी के साथ एक और संविदा करता है और कहता है कि भाई ये जो प्रॉपर्टी मैंने है इस पर मैंने पैसे उधार ले रखे हैं, किससे, बी से। ठीक है, सपोज करो प्रॉपर्टी है 1 लाख की, तो इसने सी से कहा कि आप क्या कीजिए, वो जो बंधक की रकम है उसको प्रॉपर्टी के दामों में से काट लीजिए और आप उसका संदाय यानी कि उसका पेमेंट किसको कर दें, बी को कर दें। ठीक है, जो सी है ऐसा करने का वचन देता है। ठीक है, कि मैं 10,000 रुपए यानी कि ये ए को कितने देता है, 90,000 रुपए दे देता है और 10,000 बी को देने का वचन देता है। ठीक है, अब ये वचन तो दे देता है लेकिन उसका पेमेंट नहीं करता, तो बी क्या करता है, बी वाद लाता है। बी किसके ऊपर वाद लाएगा, सी के ऊपर। तो यहां पर न्यायालय ने ये वचन दिया कि क्योंकि यहां पर कैसी संविदा हो रही है कि भाई ये जो 10,000 रुपए है ये कौन पे करेगा, ए और सी के बीच में संविदा हो रही है कि सी पे करेगा, बी उसका पक्षकार नहीं था। तो कोर्ट ने भी ये कहा कि यहां जो संविदा हुई है ये बी, ए और सी के बीच में हुई है, आप उसके पक्षकार नहीं थे तो आप उस संविदा को लागू नहीं करा सकते। यानी कि वही बात है कि जो पक्षकार है सिर्फ वही लागू कराएंगे, थर्ड पर्सन लागू नहीं कराएंगे। इसका मतलब इस केस में प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट यानी कि संविदा संबंध का सिद्धांत लागू किया गया। आई होप क्लियर होगा आप सभी को। ठीक है, उसके बाद एक और केस आता है एससी चाको। क्या केस आता है, एससी चाको बनाम स्टेट बैंक ऑफ ट्रांसकोर। ठीक है, इस केस में कहा गया कुछ एक्सेप्शन सेट किए गए। इसमें कहा कि जो न्यास ट्रस्ट से संबंधित मैटर होते हैं, 1970 का ये केस है, इन्होंने कहा जो ट्रस्ट और फैमिली सेटलमेंट यानी कि पारिवारिक अनुबंध से रिलेटेड जो मैटर होते हैं उनमें थर्ड पक्षकार भी संविदा का पालन करा सकता है। तो 2 अपवाद इन्होंने कहे, एक तो न्यास और एक पारिवारिक अनुबंध। ठीक है, अब देखो सीधी सी बात है, न्यास में आप देखते होंगे जब हम ट्रस्ट एक्ट पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि एक व्यक्ति एक प्रॉपर्टी को ट्रस्ट कर देता है बी को,
और बेनिफिशियरी किसको बना देता है, सी को बना देता है कि उस प्रॉपर्टी का बेनिफिट सी को जाएगा। तो यहां पर कॉन्ट्रैक्ट, ट्रस्ट का कॉन्ट्रैक्ट किस किस के बीच में हुआ, ए और बी के बीच में, लेकिन बेनिफिट किसको जा रहा है, सी को जा रहा है। ट्रस्ट एक्ट के अकॉर्डिंग सी क्या कर सकता है, वाद ला सकता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट का अपवाद हुआ। और ये बात किस में कही गई, एससी चाको बनाम स्टेट बैंक ऑफ ट्रांसकोर के केस में ये बात कही गई कि न्यास और पारिवारिक अनुबंध में जो कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं, तो जिसके बेनिफिट के लिए कॉन्ट्रैक्ट किए गए हैं, वो उस संविदा का पालन करा सकता है। फैमिली में कैसे, फैमिली सेटलमेंट, यानी कि 4 भाइयों के बीच में मिलकर कॉन्ट्रैक्ट किया कि चलो हम प्रॉपर्टी अपने बीच में डिवाइड कर लेते हैं और बहन की शादी का जो भी खर्चा होगा सब मिलकर देंगे। तो ये क्या है, फैमिली सेटलमेंट है। ठीक है, या चारों भाई आपस में प्रॉपर्टी को डिवाइड कर देते हैं और माता पिता के भरण पोषण के लिए इक्वली पोर्शन देने की बात करते हैं, तो ये क्या है, फैमिली सेटलमेंट है। कॉन्ट्रैक्ट कौन कर रहा है, चारों भाई मिलकर कर रहे हैं। पक्षकार कौन है कॉन्ट्रैक्ट का, चारों भाई पक्षकार हैं। ठीक है, लेकिन बेनिफिट किसको जा रहा है, बहन को जा रहा है या माता पिता को जा रहा है, तो वो उस कॉन्ट्रैक्ट का पालन करा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद भारत में ये सिद्धांत लागू तो है, लेकिन इनके अलावा भी इनके कुछ एक्सेप्शन है। तो क्या एक्सेप्शन है, आइए जानते हैं। ठीक है, यानी कि वो एक्सेप्शन जिसमें थर्ड पक्षकार भी क्या कर सकता है, संविदा को लागू करा सकता है। तो सबसे पहला अपवाद न्यास का ही आता है, जिसका मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया। न्यास क्या है, न्यास मतलब ट्रस्ट। ठीक है, ट्रस्ट में आप अपनी प्रॉपर्टी ट्रस्ट कर देते हो और बेनिफिशियरी किसी और को बना देते हो, तो जो थर्ड पक्षकार है वो क्या कर सकता है, संविदा का पालन करा सकता है। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल हो गया क्या, किसका, ट्रस्ट का। दूसरा एग्जाम्पल होता है चार्ज, भार। ठीक है, भार यानी कि अगर किसी प्रॉपर्टी पर कोई भार इंपोज किसी थर्ड पक्षकार के लिए कर दिया गया है, तो वहां पर भी जो उस प्रॉपर्टी पर थर्ड पक्षकार के लिए भार है वो उसका पालन करा सकता है। कैसे, इसको एक केस के थ्रू समझते हैं। ठीक है, एक केस है ख्वाजा मोहम्मद खां बनाम हुसैन बेगम। ठीक है, क्या है, ख्वाजा मोहम्मद खां बनाम हुसैन बेगम। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये जो ख्वाजा मोहम्मद खां हैं, ये क्या करते हैं, एक संविदा करते हैं। क्या करते हैं, एक संविदा करते हैं। संविदा किसके साथ होती है, हुसैन बेगम के पिता के साथ संविदा होती है। और ये ख्वाजा मोहम्मद खां इनके पिता से कहते हैं कि अगर आप अपनी बेटी कौन है, हुसैन बेगम, इनका विवाह मेरे पुत्र के साथ कर देते हो, तो मेरे पास ना एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, उस प्रॉपर्टी पे से हर महीने, ठीक है, कुछ भरण पोषण या खाने पानदान मैं आपकी बेटी को दिया करूंगा। ठीक है, तो यहां पर इस संविदा के चलते ये जो पिता हैं, ये अपनी हुसैन बेगम पुत्री का विवाह किसके साथ कर देते हैं, ख्वाजा मोहम्मद खां के बेटे के साथ कर देते हैं। उसके बाद उस पुत्री को यानी कि हुसैन बेगम को खाने पानदान दिया भी जाता है, लेकिन बाद में कुछ झगड़े की वजह से वो बंद कर दिया जाता है। ठीक है, रोक दिया जाता है, मेंटेनेंस को नहीं दिया जाता। अब ये जो हुसैन बेगम है, ये क्या करती है, वाद लाती है। किसके ऊपर, ख्वाजा मोहम्मद खां के ऊपर। ठीक, तो अब यहाँ पर ये तर्क लिया जाता है कि भाई देखो, यहाँ पर जो संविदा हुई थी वो मेरे और हुसैन बेगम के पिता के बीच में हुई थी। हुसैन बेगम का तो हमारी संविदा से कुछ लेना देना ही नहीं था, तो ये मेरे ऊपर वाद कैसे ला सकती है। तो यहाँ पर न्यायालय ने ये कहा कि अगर संपत्ति पर कोई भार आप किसी पक्षकार के लिए रखते हो, थर्ड पक्षकार के लिए, तो वो तीसरा पक्षकार भी उस संविदा का पालन करा सकता है। तो यहाँ पर भी इस संविदा पर क्या था, चार्ज था। क्या चार्ज था कि भाई इस प्रॉपर्टी पे जो भी बेनिफिट होंगे उसमें से कुछ पोर्शन हुसैन बेगम को दिया जाएगा। तो हुसैन बेगम थर्ड पक्षकार होते हुए भी क्या करा सकती है, संविदा का पालन करा सकती है। आई होप आप सभी को क्लियर होगा यहां तक। ठीक है, उसके बाद आता है थर्ड एक्सेप्शन। ठीक है, 2 एक्सेप्शन हमने देखे, ट्रस्ट, न्यास और दूसरा भार। तीसरा आता है विवाह
विवाह से संबंधित, ठीक है, या पारिवारिक उपबंध, या फिर बंटवारा। यानी कि विवाह के संबंध में, या फिर पारिवारिक उपबंध, पारिवारिक संबंध के बारे में, या अगर बंटवारा होता है तो बंटवारे के संबंध में अगर, ठीक है, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है किसी थर्ड पक्षकार के लिए, यानी कि कोई प्रबंध किया जाता है, तो वहां पर क्या होगा, थर्ड पक्षकार उसके लिए लायबल होगा। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए समझिए, दो भाई क्या करते हैं, दो भाई संपत्ति का विभाजन अपने आपस में कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, संपत्ति का विभाजन कर लेते हैं। ठीक है, कौन है भाई, ए और बी, और ये संविदा करते हैं। ठीक है, क्या संविदा करते हैं कि जो उसमें एक स्त्री है, उस घर में बहन है, कोई भी हो सकती है, बहन बुआ कोई भी हो सकती है, उसके लिए क्या कर रहे हैं, जब उनका विवाह होगा तो विवाह का खर्चा ए और बी आपस में उठा लेंगे। ये संविदा करते हुए प्रॉपर्टी को आपस में डिवाइड कर लेते हैं, उसका विभाजन कर लेते हैं। अब यहाँ पर क्या ये जो बहन है जिसकी शादी का खर्चा उठाने के बीच में कॉन्ट्रैक्ट ए और बी के बीच में हुआ था, क्या वो उस संविदा का पालन करा सकती है? तो बिल्कुल, ये बंटवारा क्या है, अगर दो लोग इस शर्त पर बंटवारा कर रहे हैं कि वो किसी का खर्चा उठाएंगे, तो यहाँ पर जिसके लिए वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो क्या कर सकती है, उसके लिए वाद ला सकती है, बेशक वो संविदा का पक्षकार ना रही हो। यानी कि जब इन दोनों के बीच में संविदा हो रही थी, क्योंकि ए और बी के बीच में संविदा है, ये जो बहन है या जो स्त्री है उस फैमिली में, वो उसकी पक्षकार नहीं थी, फिर भी क्या कर सकती है, वो वाद लाकर खर्चा शादी का ले सकती है। ठीक है, तो अगर विवाह से संबंधित है, पारिवारिक प्रतिबंध से संबंधित है, ठीक है, बंटवारे से संबंधित है, ठीक है, तो वहां पर क्या किया जा सकता है, जिसके बेनिफिट के लिए भी हो रहा है वो उसका फायदा उठा सकता है, वाद ला सकता है। ठीक है, उसके बाद आता है अभिकर्ता द्वारा संविदा। ठीक है, फोर्थ, अगर कोई संविदा किसके द्वारा हुई है, अभिकर्ता द्वारा, अभिकर्ता द्वारा यानी कि किसी एजेंट के द्वारा, तो सीधी सी बात है, एजेंट जो है वो किसके बिहाफ पर काम करता है, तो अपने मालिक के बिहाफ पर कार्य करता है। तो अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट मालिक के बिहाफ पर किसके द्वारा की गई है, अभिकर्ता के द्वारा की गई है, तो मालिक क्या कर सकता है, वाद ला सकता है, बेशक जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ये उसका पक्षकार ना रहा हो। संविदा किसके बीच में हुई, एजेंट के बीच में हुई। ठीक है, एजेंट और किसी बी व्यक्ति के बीच में हुई, तो क्या इसको लागू कराने के लिए मालिक वाद ला सकता है, तो आंसर है यस। क्या ये पक्षकार था, आंसर है नहीं। तो ये क्या है, प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट जो हम पढ़ते हैं उसका एक अपवाद है। आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। इसी के साथ एक और हम पढ़ते हैं, ये तो हमने डिस्कस किया प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट, और एक हम पढ़ते हैं प्रतिफलात्मक संबंध। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोला जाता है प्रिविटी टू कंसीडरेशन। ये क्या है और ये प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट से किस तरीके से अलग है, और भारत में और इंग्लैंड में इसका क्या रूल है। ठीक है, तो देखिए प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता है कि जो संविदा के पक्षकार हैं, ठीक है, संविदा के पक्षकार है, वो क्या करा सकते हैं, वही उसको लागू करा सकते हैं। ठीक है, एक्सेप्शन हमने देख लिया, लेकिन जनरल रूल यही है। इंडिया में भी यही है जनरल रूल, और इंग्लैंड में भी यही है, यानी कि ये इंडिया और इंग्लैंड दोनों में ये रूल क्या है, सेम है। ठीक, लेकिन अगर मैं प्रतिफलात्मक संबंध यानी कि प्रिविटी टू कंसीडरेशन की बात करूं, तो यहां पर इंग्लैंड में ये रूल अप्लाई होता है, लेकिन इंडिया में ये रूल अप्लाई नहीं होता। अच्छा, प्रिविटी टू कंसीडरेशन का मतलब क्या होता है कि जब देखो, क्योंकि जब दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है
तो दोनों की तरफ से क्या है, कुछ ना कुछ कंसीडरेशन दिया जाता है। और बिना कंसीडरेशन यानी कि बिना प्रतिफल के कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वॉइड होता है। ये कौन कहता है, सेक्शन 25 कहता है। ठीक है, सेक्शन 25 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये कहता है कि जहां प्रतिफल नहीं होगा वहां पर कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, अब ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो सीधी सी बात है प्रतिफल भी इन्हीं दोनों की तरफ से आएगा, लेकिन ये आवश्यक नहीं है इंडिया में। ठीक है, ये कहा गया इंग्लैंड में तो ये नियम है कि जो पक्षकार हैं संविदा के वो ही क्या करें, प्रतिफल दे। अगर प्रतिफल किसी अन्य व्यक्ति की तरफ से आया तो जिस व्यक्ति की तरफ से प्रतिफल नहीं दिया गया है वो उसको लागू भी नहीं करा सकता। जैसे ए और बी के बीच में क्या होता है, एक बाइक को बेचने का करार होता है। बाइक किसकी है, ए की, खरीदना कौन चाहता है, बी। ठीक है, अब 20 बाइक को 50,000 रुपए में खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट किन लोगों के बीच में हुआ है, ए और बी के बीच में हुआ है। लेकिन बी ये कहता है कि आप एक काम करना, आप सी यानी कि मेरे पिता है, भाई है, कोई भी हो सकता है, सी से जाकर 50,000 रुपए ले लेना। बी ए जाता है सी के पास कि भाई बी ने बोला है 50,000 रुपए के लिए, और सी क्या करता है, ए को 50,000 रुपए दे देता है। तो अगर अब हम देखें तो यहां पर सी के पिता हो सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि पिता ने उसके 50,000 रुपए पे कर दिए। अब देखा जाए तो पक्षकार कौन है, ए और बी पक्षकार है, लेकिन प्रतिफल, क्योंकि इस बाइक का प्रतिफल क्या है, 50,000 रुपए, लेकिन प्रतिफल किसकी तरफ से आ रहा है, इस व्यक्ति की तरफ से आ रहा है, पिता की तरफ से आ रहा है। तो अब यहां पर क्या ये बी इसका पालन करा सकता है कॉन्ट्रैक्ट का, क्योंकि बी ने तो कोई पैसे नहीं दिए, बी ने तो कोई कंसीडरेशन अपनी तरफ से नहीं किया। तो आंसर है प्रिविटी टू कंसीडरेशन जो इंग्लैंड में लागू होता है उसके अनुसार जिसने प्रतिफल नहीं दिया वो क्या कर सकता है, वो उसको लागू नहीं करा सकता, बेशक वो पक्षकार ही क्यों ना हो। तो पक्षकार तो भी है लेकिन इसने प्रतिफल नहीं दिया, तो इस संविदा का पालन ये इंग्लिश लॉ के अकॉर्डिंग नहीं करा सकता है। प्रिविटी टू कंसीडरेशन के अकॉर्डिंग बी इस संविदा का पालन नहीं करा सकता क्योंकि इसने प्रतिफल नहीं दिया है। इंग्लिश लॉ ये कहता है कि जो कंसीडरेशन आएगा वो पक्षकारों की ही तरफ से आएगा। अगर किसी थर्ड पक्षकार की तरफ से कंसीडरेशन आता है तो वो पक्षकार उस संविदा का पालन नहीं करा सकता, और ये क्या है, यही प्रिविटी टू कंसीडरेशन है, यानी कि जो संविदा कर रहा है वो ही कंसीडरेशन दे। लेकिन अगर यहां हम इंडिया की बात करें, इस वाले रूल में भारत की बात करें, तो भारत में हमें 2D को देखना पड़ेगा। 2D किसको डिफाइन करती है, प्रतिफल शब्द को परिभाषित करती है। क्या कहा गया है इसमें, इसमें यह कहा गया है वचनदाता की, जब वचन दाता की वांछा पर, वांछा मतलब इच्छा पर, कौन, वचन ग्रहीता। अब वचन ग्रहीता तो कौन हो गया, पक्षकार हो गया, ठीक है, या कोई अन्य व्यक्ति क्या करता है, कुछ करता है, कुछ कर चुका है या करने से विरत रहा है, ठीक है, करता है या विरत रहता है या करने और विरत रहने का वचन देता है। तो ये सब जो कार्य है, विरत रहा है या वचन है, ये सब क्या हो जाएगा, प्रतिफल हो जाएगा। यानी कि वचनदाता कौन है, यानी कि जो ऑफर दे रहा है, यानी कि ये पक्षकार है, और पक्षकार ने ऑफर किसको दिया, वचन ग्रहीता को दिया, तो ये भी कौन है, ये भी पार्टी है, पक्षकार है, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि वचनदाता ने किसको, वचन ग्रहीता को, ठीक है, वचनदाता की इच्छा पर वचन ग्रहीता अगर कुछ करता है, मतलब कर चुका है, करता है या करने का वचन देता है, तो वो क्या है, प्रतिफल है। यानी कि वचन ग्रहीता जो भी करेगा,
अब करने में पेमेंट करना भी आ सकता है, कुछ सेल करना भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, तो वो प्रतिफल है। पर इन्होंने वचन ग्रहीता भी कर सकता है और अन्य व्यक्ति भी कर सकता है, यानी कि पार्टी तो वचन ग्रहीता ही है, जिसने वचन को ग्रहण किया पक्षकार तो वही है, लेकिन अगर उसके अलावा कोई अन्य व्यक्ति भी क्या करता है, उसको कार्य को करता है, तो वो भी प्रतिफल माना जाएगा। यानी कि जो हमने एग्जाम्पल लिया था कि ए और बी के बीच में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है बाइक को सेल करने का, और बी कहता है कि मेरे पिता से पैसे ले आओ, और बी पिता क्या करते हैं 50,000 रुपए से इसको ए को पेमेंट कर देते हैं, तो प्रतिफल किससे आया, पिता से आया। पिता वचन ग्रहीता कौन है, बी, लेकिन यहां प्रतिफल किसकी तरफ से आ रहा है, अन्य व्यक्ति की तरफ से आ रहा है। अब ए क्या कह रहा है बी से, ये कह रहा है कि 50,000 रुपए दो। अब इसकी इच्छा पर वचन ग्रहीता दे सकता है 50,000 रुपए, या अन्य व्यक्ति दे सकता है। तो अन्य व्यक्ति कौन दे रहा है, पिता दे रहा है। तो क्या ये वैलिड कंसीडरेशन है, तो यस, 2D में ऑलरेडी कहा गया है कि वचन ग्रहीता या अन्य व्यक्ति क्या दे सकता है, प्रतिफल दे सकता है। तो प्रिवी ड्यू टू कंसीडरेशन का सिद्धांत इंडिया में लागू नहीं होता है, क्योंकि अगर थर्ड पक्षकार भी यहाँ प्रतिफल देता है तो भी जो पक्षकार है यानी कि बी फिर भी इसको क्या करा सकता है, एनफोर्स करा सकता है। तो इसको बोला जाता है क्या, प्रिविटी टू कंसीडरेशन। ठीक है, तो याद रखिएगा प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट यानी कि जो पक्षकार है वही संविदा का पालन कराएंगे, प्रिविटी टू कंसीडरेशन यानी कि जो पक्षकार है वही प्रतिफल देंगे तो ही पालन कराएंगे, जो कि इंडिया में लागू नहीं होता है क्योंकि डेफिनेशन में ये क्लियर कर दिया गया है। ठीक है, इसका एक लीडिंग केस है चिनैया वर्सेस रमैया का, और इसमें ये बात क्लियर की गई थी। ठीक है, केस है, इंपॉर्टेंट है, चिनैया वर्सेस रमैया का ये केस है। ठीक है, इसमें ये बात क्लियर कही गई थी कि अगर कोई थर्ड पक्षकार भी प्रतिफल देता है, ठीक है, तो भी जिसने प्रतिफल नहीं दिया अगर वो संविदा का पक्षकार था तो वो उसको पालन करा सकता है। ठीक है, कंसीडरेशन बेशक अलग कहीं और से आ रहा हो, बस क्या होना चाहिए, वो उस संविदा का पक्षकार होना चाहिए। तो आई होप कि आपको ये क्लियर होगा टॉपिक। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन। Subscribe for more content.